हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब परिवार द स्पेशल फील्ड में। साथियों, आज इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे शिक्षण अधिगम सामग्री की, यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे क्वेश्चन का अध्ययन करने वाले हैं, जो कि हमारे थ्योरी पेपर के साथ साथ आप लोग जानते हैं कि ये हमारा प्रैक्टिकल में भी है। और प्रैक्टिकल में आपके टीचिंग लर्निंग मटेरियल से बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं और आपके थ्योरी पेपर में भी ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ आपके चाहे DSSS भी हुआ, KBS हुआ, PRT हुआ या फिर कोई अन्य स्पेशल एजुकेटर का कोई भी एग्ज़ाम हुआ, तो उन सभी में टीचिंग लर्निंग मटेरियल से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों का आंसर जानने के लिए हम लोगों के द्वारा ये वीडियो का अध्ययन किया जाएगा, ताकि जो भी क्वेश्चन हमको भविष्य में देखने को मिले तो फिर हम उसका अच्छे से आंसर कर पाएँ। और एक एक नंबर हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, तो वो एक नंबर हमारा रहने ना पाए, इसके लिए हमें वीडियो वॉच करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। जो वीडियो आपको दिया जा रहा है, चाहे वो वन लाइनर का हो या आपका फुल वीडियो हो, वो आप ज़रूर देखेंगे, ताकि जब भी आपके ये क्वेश्चन सामने दिखें, चाहे वो थ्योरी पेपर में या प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाएं, या फिर कोई आपका वैकेंसी का आपने फॉर्म भरा है, उसमें आप पेपर देने गए हैं, वहाँ भी अगर आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं तो आप अच्छे से उसका आंसर करें, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन हैं और कौन कौन से क्वेश्चन हमें करने हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इसमें TLM का पूरा नाम पूछा गया है, यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल। जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया कि इसका फुल फॉर्म होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, और ये इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। आगे हम बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की कि TLM के लिए कौन कौन सी सामग्री प्रयोग की जाती है। तो TLM के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके स्लेट, चाक, श्यामपट्ट, वास्तविक वस्तु और नमूना। यहाँ पे वास्तविक गलत लिखा है, तो इसको आप इग्नोर करेंगे। और इसके साथ साथ अगर हम VI बच्चों के लिए देखें तो उनके लिए ब्रेल लिखित पर्ची होती है और कुछ उभरे हुए नमूने होते हैं। और जो चार्ट पेपर वगैरह बनाया जाता है वो ऊन से या फिर किसी सॉफ्ट चीज़ से उभारा जाता है। किसी नुकीली चीज़ों का प्रयोग नहीं किया जाता है कि बच्चे उसको स्पर्श करें तो उनके हाथ में लगे। तो इस प्रकार से भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल तैयार किया जाता है VI बच्चों के लिए। आगे बात करेंगे कि TLM का महत्व बताएं। तो TLM का महत्व है कि यह शिक्षार्थी में ध्यान केंद्रित करने में बहुत ही लाभप्रद होता है। और यहाँ पे अवदान लिखा है, यहाँ पे ध्यान होना चाहिए। तो जो भी आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनाते हैं तो बच्चे उसको देखते हैं, एक एक पार्ट को अच्छे से देखते हैं, समझते हैं उसको। जो चीज़ें आप बताना चाहते हैं उसको भली भांति वो समझने का पूरा प्रयास भी करते हैं। दूसरा है, यह प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करती है। अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं और उसके सामने आप कोई नमूना रख रहे हैं तो फिर उस नमूने से वो बहुत कुछ सीखने का प्रयास करता है, क्योंकि उसका पूरा ध्यान उसी नमूने पे लगा रहता है कि कैसे बना है, क्या है, किसके बारे में जानना है। तो वो प्रत्यक्ष रूप से उस चीज़ को जब वहाँ पर देखता है तो उसके बारे में बहुत सारे उसके दिमाग में क्वेश्चन भी आता है। उसकी वहाँ पे रुचि और जिज्ञासा दोनों उत्पन्न होती है उस चीज़ को जानने के लिए। और इसके साथ साथ जो चीज़ें आप बताना चाहते हैं वो भी उद्देश्य आपका पूरा हो जाता है, यानी कि जो चीज़ें आप बच्चे को सिखाना चाह रहे हैं बच्चे को भली भांति वहाँ पे सिखा पाते हैं। आगे बात करेंगे कि शिक्षण जो उद्देश्य होता है वो उसमें जो सहायक उपकरण आपके प्रयोग किए जाते हैं उसका यही उद्देश्य होता है कि बच्चे को हम अच्छे से जो चीज़ें बताना चाह रहे हैं उसको समझा ले जाएं। अगला क्वेश्चन है कि सॉफ्ट नमूने कौन कौन से होते हैं। जौले लिखा है, गलत लिखा है आपका। तो इसमें टेडी होता है, सॉफ्ट बॉल होता है, क्ले मिट्टी होती है। ये इन सब के माध्यम से आप सिखा सकते हैं, जो कि बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रिंसिपल्स ऑफ एडॉप्टेशन क्या होता है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ एडॉप्टेशन ये आप देख सकते हैं, इसमें
चुनाव करते समय जो सहायक उपकरण का विशेष बच्चे की ज़रूरत को ध्यान में रखकर करना चाहिए। यानी कि जो भी आप चुनाव करें वो आप जो बच्चे हैं हमारे दिव्यांग बच्चे हों या फिर हमारे नॉर्मल बच्चे ही क्यों ना हों, लेकिन उनकी जो शिक्षण सामग्री है वो सामग्री उनके किस पार्ट पे बेस है, यानी कि आप उनको क्या सिखाना चाह रहे हैं, क्या उनकी कक्षा का है या फिर उनके लेवल का है, ये सभी चीज़ें हम उसको वहाँ पर ध्यान रखते हैं और वो सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए ही बच्चे की ज़रूरत को वहाँ पर लाते हैं और वो उसे क्या सिखाना चाह रहे हैं या वो क्या सीखना चाह रहा है, ये सभी बातों का हम ध्यान में रखते हैं। नेक्स्ट है कि सहायक सामग्री बच्चे के विकासात्मक स्तर में सहायक होती है। यानी कि बच्चे को अगर आप विकास करा रहे हैं या फिर आप बच्चे का विकास कर रहे हैं, मेंटली आप विकास कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो भी सहायक सामग्री लेके जाएं वो बच्चे में जिज्ञासा जरूर उत्पन्न करे। नेक्स्ट है कि सहायक सामग्री आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए। ऐसी कोई सहायक सामग्री ना रहे कि जो आप बच्चे को बता रहे हों लेकिन आप उसको दिखा ना पाएँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जो भी सहायक सामग्री हो वो आसानी से मिल जाए, ऐसे ही सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है कि सहायक सामग्री बहुत महंगी नहीं होनी चाहिए, यानी कि आप उस पर फालतू में पैसे ना खर्चा करें। कम बजट में आपका अच्छा सामग्री हो जो कि बच्चा उसको देखकर या उसको छू कर महसूस करके या फिर उसको एक एक पार्ट अलग करके भी उसको भली भांति जान सके। सहायक सामग्री जो हो वो टिकाऊ होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो टिकाऊ ना हो, बच्चा पकड़े या उसको टच करे तो फिर वो टूट जाए या पिचक जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी सामग्री रहे ठोस में रहे थोड़ा, और ऐसे भी उनमें चीज़ों का प्रयोग ना हो जो बच्चे को चोटिल कर सके या बच्चे के हाथ को घायल कर सके। तो ऐसे भी सामग्री का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए और बच्चे उसको आसानी से छू सके, महसूस कर सकें, ऐसी सामग्री होनी चाहिए। यानी कि सस्ता, सुंदर और टिकाऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो पूछा गया है एनपीई का पूरा नाम क्या है। तो एनपीई पूरा नाम इसका हो जाएगा कि नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, जो कि 1986 में आया था। अगला है कि मानसिक मंद बच्चे को सहायक सामग्री की आवश्यकता क्यों होती है। तो मानसिक मंद जो बच्चे होते हैं उनको समझने के लिए या फिर उनके सोचने की शक्ति जो होती है वो कम पाई जाती है। यानी कि उनका जो तार्किक शक्ति होता है या फिर समझने की शक्ति होती है, इन सब में वो बच्चे निपुण नहीं होते हैं। तो ऐसे में जो वस्तु होता है उस वस्तु के माध्यम से अगर हम समझाएं बच्चे को तो बच्चे को समझ में आता है, वे अमूर्त चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। अतः शिक्षण सामग्री के द्वारा हम वह सहायता प्रदान करते हैं जिससे बच्चा सरलता से लक्ष्य प्राप्त कर सके। क्योंकि मेंटल रिटार्डेशन का जो बच्चा होता है उसके सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो सामान्य बच्चों की अपेक्षा क्षीण होती है, यानी कि कम होती है। तो फिर उन्हें हम ऐसे बता करके या फिर ऐसे ही ब्लैक बोर्ड पर समझा करके या फिर बोल करके उनको हम कोई चीज़ बता नहीं सकते हैं जब तक उनके सामने हम किसी भी प्रकार का कोई टीएलएम ना रखें। जो चीज़ें हमें समझानी है उससे संबंधित अगर हम टीएलएम रख रहे हैं उनके सामने तो इससे क्या होता है कि वो उस पर पूरा ध्यान अपना लगाते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। आप एक बार ट्राई करेंगे, 2 बार ट्राई करेंगे, तीसरी बार में आप कुछ ना कुछ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ जाएंगे, यानी कि बच्चे को समझाने में कुछ आप सफल होना स्टार्ट कर देंगे और धीरे धीरे उसको कह लीजिए कि उसके लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं जो आप चाह रहे हैं कि बच्चा ये सीख जाए। बच्चा सीखने का पूरा प्रयास करने लगता है। नेक्स्ट है आपका कि सहायक शिक्षण सामग्री का चुनाव करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि यह बच्चों के आयु के अनुसार होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बच्चा कक्षा 3 में पढ़ रहा है और आप उसको कक्षा 5 या कक्षा 6 के जो सामग्री हैं उन सब भी सामग्री के माध्यम से पढ़ाना स्टार्ट करें, तो ये गलत बात है। इससे बच्चे सीखेंगे नहीं और उनके आयु के अनुसार, उनकी कक्षा के अनुसार ही उनको जो शिक्षण सामग्री हो वो उपलब्ध कराएं, यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज वहाँ पर ऐसे ही करें ताकि वो बच्चे आसानी से सीख सकें। दूसरा है शिक्षण सामग्री आसानी से उपलब्ध हो, ये मैंने आपको पहले भी बताया।
टीएलएम आकर्षक होना चाहिए, रंगीन होना चाहिए, यानी कि जो बच्चे हमारे देख लेते हैं, चाहे एचआई हो या फिर आपका मेंटल रिटार्डेशन का बच्चा हो, मेंटल रिटार्डेशन के बच्चे को जो चीज़ें अच्छी लगती है उसके तरफ थोड़ा सा वो आकर्षित होता है। तो इसमें अगर आकर्षण भरे आपके जो भी सामग्री होंगी तो उसके तरफ बच्चा दौड़ेगा और उस चीज़ को जानने का प्रयास भी करेगा, जो बताना चाहेंगे वो बच्चा जानने का पूरा पूरा प्रयास करेगा। अगला है कि टीएलएम सामग्री अधिक बड़ा या छोटा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो बच्चे के हाथ में आ जाए, बच्चा उस चीज़ को आसानी से पकड़ सके, छू सके, महसूस कर सके। ये सारी चीज़ें जो हैं वो बच्चे को समझने में पूरा पूरा अपना हेल्प करें। तो ऐसे में आपको ये सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। आगे बात करेंगे कि टीएलएम सरल व साधारण भाषा में हो, यानी कि जो भी टीएलएम आप बनाएं उसको आप जटिल न बनाएं, सरल बनाएं और एक एक पार्ट बना के उसको समझाएं। ऐसा ना हो बहुत आप क्रिटिकल कर दें तो भी बच्चा उसमें कुछ नहीं समझ पाएगा। तो यहाँ पे साधारण भाषा का मतलब यही है कि उसको क्रिटिकल ना करिए, आपको जो भी समझाना उसको पार्ट वाइज समझाइए तो फिर समझ में आएगा बच्चे को। अगला है कि शिक्षा अधिगम सामग्री से क्या अभिप्राय है। तो शिक्षक द्वारा शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली जो भी सामग्रियों का वहाँ पे प्रयोग किया जाता है जो कि बच्चे को सीखने में मदद करता है, जैसे कि कोई भी नमूना ले लीजिए, यानी कि टीएलएम या फ्लैश कार्ड या कोई चार्ट पेपर जो बच्चे को समझने में पूरा पूरा मदद कर रहा है, तो वो सब क्या कहलाता है, शिक्षण अधिगम सामग्री कहलाता है या शिक्षा अधिगम सामग्री कहलाता है। तो दोनों आप कह सकते हैं यहाँ पे। अगला है कि सहायक सामग्री का शिक्षा में क्या महत्व है। तो सहायक सामग्री का शिक्षा में क्या महत्व है ये आप देख सकते हैं। नंबर 1 है कि प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान कर रही हो। दूसरा है छात्रों में रुचि तथा जिज्ञासा उत्पन्न कर रही हो। तीसरा है कि सहायता से प्राप्त ज्ञान बच्चे को दे रहा हो, यानी कि इसकी सहायता से बच्चे को आप जो ज्ञान देना चाह रहे हैं वो आप दे ले जाएं। अगला है कि म्यूजिकल में कौन कौन से आपके आते हैं। तो म्यूजिकल सामग्री में आपके पियानो आता है, ड्रम आता है, ढोलक आता है और उसमें खजड़ी आती है, डमरू आता है, बांसुरी आता है, सीटी भी आता है कि बच्चे को आवाज़ से भी सारी चीज़ें बता सकते हैं। और ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को म्यूजिकल में आप सिखा सकते हैं। बच्चे ये क्या बोलते हैं ढोलक वगैरह बजाना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो यहाँ इन सभी सामग्रियों को रखना चाहिए। बच्चों का मनोरंजन भी होता है, बच्चे सीखते भी हैं ये सारी चीज़ें। अगला क्वेश्चन है हमारा कि शिक्षण सामग्री एवं सहायक शिक्षण सामग्री के मानसिक बच्चों को क्यों आवश्यकता होती है। तो जो मानसिक मंद बच्चे होते हैं उसमें सोचने समझने की शक्ति की कमी पाई जाती है, जैसा कि मैंने आप लोगों को इसके पहले भी एक क्वेश्चन आया था उसमें समझाया है। तो उनको जो भी वास्तविक वस्तुएं होती हैं उसी के माध्यम से समझाया जाता है, यानी कि वहाँ उनके लिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल का पूरा वहाँ पे प्रयोग किया जाता है और इससे बच्चे को समझने में वहाँ पे थोड़ी सी सरलता मिलती है। आगे हम बात करेंगे कि सुनने के माध्यम से व्यक्ति कितने % सीखता है। तो 20% सीखता है और देखने के माध्यम से बच्चा 30% सीखता है, यानी कि सुनने के माध्यम से बच्चा कितने % तक सीखेगा तो 20 और देखने के माध्यम से 30। तो ये आप ध्यान रखिएगा। बोलने एवं करने के माध्यम से बच्चा कितने % सीखता है। तो बोलने एवं करने से बच्चा 90% तक, यानी कि जो प्रैक्टिकली हम लोग करते हैं उसमें हम बहुत ज़्यादा सीखने का प्रयास करते हैं और फिर उसमें हमारा पूरा पूरा ध्यान केंद्रित रहता है उस चीज़ को करने में, तो हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो भी चीज़ें आप करिए उसको बोलते हुए करिए और प्रैक्टिकली तौर पे करिए तो वो आपको ज़्यादा समझ में आता है। तो फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रैक्टिकली तौर पे आपको 90% तक सीखने को मिलता है। आगे है कि टीएलएम के विभिन्न प्रकार बताएं। तो टीएलएम में आप देख सकते हैं एक आपका हो जाएगा वास्तविक, यानी कि आप कोई भी
चीज़ों के बारे में अगर बताना चाह रहे हैं तो वास्तविक चीज़ें वहाँ प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे कि बच्चे को अगर सब्जियों के बारे में बताना चाह रहे हैं तो आप आलू, गोभी, प्याज ऐसे नमूने आप ले सकते हैं और वास्तविक रूप में उसको लेकर के भी बच्चे को समझा सकते हैं। या फल के माध्यम से समझाना चाह रहे हैं कि फल क्या हैं, तो फल भी आप दे सकते हैं बच्चे को और फल खा के, चख के भी जान सकता है बच्चा। दूसरा है नमूना। आप चाहे उसी का प्लास्टिक का नमूना ले लीजिए या कोई बना करके नमूना ले लीजिए, चार्ट पेपर बना लीजिए, तो ऐसे भी तैयार हो सकता है टीएलएम। तीसरा है श्यामपट्ट पे उसका कोई आकार बना के बच्चे को समझा सकते हैं। तीसरा है चलचित्र यानी वीडियो दिखा करके। तो ये टीएलएम के आपके प्रकार हैं, जिसमें 4 प्रकार होते हैं। एक वास्तविक होता है, दूसरा नमूना, तीसरा श्यामपट्ट और चौथा होता है वीडियो या चलचित्र के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है हमारा कि टीएलएम के महत्व बताएं। तो टीएलएम का महत्व आप देख सकते हैं कि बच्चों को बैठने, उठने, खड़े होने, लेटने में सहायक सामग्री का बहुत महत्व है। इसलिए टीएलएम का जो प्रयोग होता है वो बच्चों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे को केवल पढ़ने में ही मदद मिलता है, बल्कि उसको फिजिकली रूप में भी टीएलएम के माध्यम से हम बहुत कुछ सिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बच्चों के लिए टीएलएम कैसा होना चाहिए। तो वो आकर्षक होना चाहिए, रंगीन होना चाहिए और चमकने वाले खिलौने होने चाहिए, जिससे बच्चा आकर्षित हो उसके प्रति। अगला क्वेश्चन है कि बोलने के माध्यम से बच्चे कितने % सीखते हैं। तो 50% सीखते हैं और सुनने व देखने के माध्यम से बच्चे 80% सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पेशल ओलंपिक की स्थापना कब हुई थी। तो ये स्पेशल ओलंपिक की जो स्थापना हुई थी 1968 ईस्वी में हुई थी। अगला है कि इंद्रियों को किसका द्वार कहते हैं। तो इंद्रियों को ज्ञान का द्वार कहते हैं। बच्चा बोल करके और देख करके या फिर टच करके और सुन करके उस चीज़ों को तो ऐसे सीखता है, तर्क करके। तो ये सारी चीज़ों का जब प्रयोग करके, अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करके जब उसे सीखता है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे ज्ञान का द्वार बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बच्चा बोलना एवं करना कितने % तक इसमें सीखता है। तो इसमें 90% तक सीखता है। अगला क्वेश्चन है कि टीएलएम का हिंदी नाम क्या है। तो टीएलएम का हिंदी नाम आप शिक्षण अधिगम सामग्री ये जानते ही हैं। और टीएलएम का आकार कैसा होना चाहिए। तो ना तो बहुत बड़ा होना चाहिए, ना बहुत छोटा होना चाहिए। सहायक सामग्री का शिक्षण में क्या महत्व है। तो सहायक सामग्री का बच्चों में अगर वो रुचिकर है, जिज्ञासु है, तो वो बच्चे को बहुत कुछ सिखा सकता है। हमारी ज्ञानेंद्रियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो आप जान सकते हैं कि इसमें 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। आँखें, नाक, कान, त्वचा, जीभ। और इसी को अगर हम स्पेशल तौर पर देखें तो आँख को क्या बोलेंगे, नेत्र। और नाक को क्या बोलेंगे, घ्राण। कान को क्या बोलेंगे, श्रवण। त्वचा को क्या बोलेंगे, स्पर्श। और जीभ को क्या बोलेंगे, स्वाद। ये हमारा स्पेशल क्षेत्र में है। वैसे तो हम आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा बोलते ही हैं, लेकिन अगर हम स्पेशल तरीके से बोलेंगे तो यहाँ पर नेत्र, घ्राण इंद्रिय यानी कि सूंघकर नाक के द्वारा, श्रवण इंद्रिय कान के माध्यम से, स्पर्श इंद्रिय छू करके त्वचा का माध्यम इसको मानेंगे, स्वाद इंद्रिय यानी कि जीभ। तो ये 5 हमारे जो स्पेशल तौर पे बोले जाते हैं, ये 5 इंद्रियां ऐसे भी आप जानेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि टीएलएम दिखने में कैसा होना चाहिए। तो वास्तविक वस्तु के जैसा ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जो चीज़ें आप समझाना चाह रहे हों तो उससे हटके हों, उसका आकार से दूसरे तरीके से होता है और आप दूसरा कुछ बताना चाहें तो फिर ऐसा आप बच्चे को नहीं सिखा पाएंगे। अगर आप सिखाना चाहेंगे तो बच्चा गलत सीखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीएलएम का आकार कैसा होना चाहिए। तो ना अधिक बड़ा, ना अधिक छोटा होना चाहिए, ना भारी होना चाहिए। तो इन सभी बातों का ध्यान रखना है। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं बहुत सारे ये रिपीट हुए हैं बार बार। तो
चीज़ों को आप थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, जो है यहाँ पे उस चीज़ को ज़्यादा जानेंगे। अगला क्वेश्चन है कि वास्तविक वस्तु से मिलती जुलती वस्तु को क्या कहते हैं, तो उसको प्रतिरूप कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जो संपूर्ण वस्तु का प्रतिनिधित्व कर सके उसे क्या कहते हैं, उसको नमूना कहते हैं। यानी कि जो चीज़ें आप बताना चाह रहे हैं उसको अगर आप पूरे पैटर्न के साथ बता रहे हैं तो उसको नमूना बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टीएलएम कैसा होना चाहिए, कोई एक विशेषता बताएं। तो टीएलएम जो हो वो साफ सुथरा हो, आकर्षक हो, रंगीन हो और ज्ञानवर्धक हो, ये सभी चीज़ उसमें मौजूद हों, तो ये टीएलएम की एक विशेषता होती है, अपने आप में वो अनूठा होता है। अगला है कि ज्ञान का द्वार किसे कहते हैं, तो इंद्रियों को कहते हैं। इंद्रियों के माध्यम से ही हम कोई चीज़ सीखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्या बच्चे यहाँ पे जो भी लिखा गया है ये गलत है, तो यहाँ ये पूछ सकते हैं कि क्या बच्चे टीएलएम से जल्दी सीखते हैं, तो हाँ, बच्चे टीएलएम से जल्दी सीखते हैं। बच्चों के लिए जेस्ट कैसा होना चाहिए, यानी कि टीएलएम कैसा होना चाहिए, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है इसमें, फिर भी हमें जानना है तो हम उसको थोड़ा सा इग्नोर करेंगे। बच्चों के लिए टीएलएम की आवश्यकता होती है और उनकी आवश्यकता के अनुसार ही बच्चों को टीएलएम प्रोवाइड कराना चाहिए। अगर बच्चे में नेत्र विकृति है तो फिर उन्हें बड़े अक्षर वाले, उभरे हुए अक्षर वाले उनको बुक प्रदान करना चाहिए, या फिर ऐसे कुछ नमूने प्रदान करना चाहिए जो स्पर्श करने पर उनको उभार जैसा महसूस हो और उस शेप के माध्यम से वो सीख सकें, अगर बच्चा देख नहीं पा रहा है तो। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रियल ऑब्जेक्टिव्स किसे कहते हैं, तो वास्तविक वस्तु जो होता है उसी को टीएलएम कहते हैं। जैसे आम हुआ, साइकिल हुआ, सेब हुआ, ये सभी अगर हम बच्चे के समक्ष दे रहे हैं, बच्चा उसके माध्यम से सीख रहा है, तो वो उसका वास्तविक वस्तु होता है। टीएलएम का हिंदी रूपांतरण शिक्षण अधिगम सामग्री, आप जानते ही हैं। अगला क्वेश्चन है कि टीएलएम से बच्चों में कैसा विकास होगा, तो उनमें आई हैंड कोऑर्डिनेशन डेवलपमेंट होगा उनमें, और बच्चों का जो सामाजिक विकास होगा। इसके साथ साथ बच्चे टीएलएम से कई तरह के ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि बच्चों को जो रियल चीज़ें हैं उन सभी के बारे में उनको अच्छे से पता चलेगा। अगला क्वेश्चन है कि हम टीएलएम का चुनाव किस को देखकर करेंगे, तो बच्चे की आयु को देखकर ही हम टीएलएम का चुनाव करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि CWSN का पूरा नाम क्या है, तो चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, यानी कि जो बच्चे की आवश्यकता हो, विशेष बच्चों की क्या आवश्यकता है, उन चीज़ों को देखा जाता है। पुनर्बलन कितने प्रकार का होता है, तो ये आप देख सकते हैं, एक होता है प्राथमिक, एक होता है द्वितीयक। मारिया मॉन्टेसरी का जन्म कब हुआ था, तो 1870 ईस्वी में मारिया मॉन्टेसरी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि योजना क्या है, तो योजना प्राकृतिक परिवेश में समस्यात्मक क्रिया का समाधान होता है, यानी कि जो भी प्रकृति में हमारे जो चीज़ें आसपास में हैं उन सभी चीज़ों को जैसे भी हमें जानना हो उस क्रिया का हम वहाँ पे समाधान करेंगे। यानी कि अगर हमें जानने में परेशानी आ रही है कोई भी चीज़ आसपास की, तो फिर उसको हमें सरल तरीके से कैसे जानना है, ये योजना हम पूर्व में ही बनाते हैं और उसी के माध्यम से हम उसको जानने का पूरा प्रयास करते हैं। अगला है कि शिक्षण अधिगम सामग्री एवं शिक्षण सहायक सामग्री में क्या अंतर है, तो शिक्षण अधिगम सामग्री हम सबसे पहले देखेंगे कि शिक्षण अधिगम सामग्री जो होता है वो शिक्षक को योजना का मूल्यांकन करने में सहायता करती है। इसके साथ साथ शिक्षण अधिगम सामग्री जो होता है वास्तविक पाठ्यक्रम से संबंधित होता है। सहायक शिक्षण सामग्री क्या होता है, इसका जो प्रयोग होता है वो शिक्षक के IEP एवं ग्रुप टीचिंग करने तथा इसके शिक्षण योजना बनाने में सहायता प्रदान करता है। तो IEP बनाने, इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम, और ग्रुप टीचिंग में जो सहायक सामग्री होती है वो विशेष तौर पर अपनी एक भूमिका बना के रखती है, यानी कि पूरी सहायता प्रदान करती है। और जो आपका शिक्षण सामग्री होता है वो वास्तविक पाठ्यक्रम पर आधारित होता है। अगला है कि विशेष टीएलएम क्या है, तो विशेष टीएलएम जो होता है वो मानसिक मंद बच्चों के लिए ज़्यादातर होता है और ये उनको सीखने में या शिक्षा प्रदान करने में सहायता प्रदान करता है। प्रतिरूप किसे कहते हैं, तो प्रतिरूप जो होता है वास्तविक वस्तु से मिलती जुलती ही एक वस्तु का प्रतिरूप होता है।
जैसे कि एक मनुष्य की परछाई क्या कहलाता है, उसका प्रतिरूप कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि स्लाइड किसे कहते हैं। तो सूक्ष्म जो पदार्थ होते हैं उनका अध्ययन करने के लिए हम स्लाइड का प्रयोग करते हैं। नमूना किसे कहते हैं, जो संपूर्ण वस्तु का प्रतिनिधित्व कर सके उसे हम नमूना कहेंगे। सहकारी खेल क्या है। तो सहकारी खेल का तात्पर्य होता है कि जो भी बच्चे हों वो सभी एक साथ खेलें, तो वो आपका क्या कहलाता है, सहकारी खेल। अगला क्वेश्चन है सीखने के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं। एक होता है सरल से जटिल की ओर और एक होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। अगला है संपूर्ण से अंश की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर। तो सरल से जटिल की ओर का मतलब पहले आप उदाहरण समझेंगे, फिर आप उसके नियम को जानेंगे। ज्ञात से अज्ञात की ओर जो उदाहरण हमें मिला है वो हमें ज्ञात हो चुका है। उसके बाद अज्ञात की ओर यानी कि क्वेश्चन क्या पूछा था इसके बारे में जानेंगे। संपूर्ण से अंश की ओर यानी कि पहले हम सारी चीज़ों को एक साथ जानेंगे, फिर उसके एक एक पार्ट को हम जानते जाएंगे। मूर्त से अमूर्त की ओर यानी कि जो वास्तविक चीज़ें हैं, मौजूद हैं, उन चीज़ों के बारे में जानेंगे, फिर हम जो चीज़ें नहीं मौजूद हैं उनके बारे में जानेंगे। अगला है कि टीएलएम स्लाइड किस पर प्रयोग की जाती है। तो टीएलएम स्लाइड जो होती है, स्लाइड की सहायता से किसी सूक्ष्म वस्तु का ही अध्ययन किया जाता है, यानी कि बहुत छोटी छोटी चीज़ों का जब हम सूक्ष्मदर्शी के द्वारा उसको देखते हैं तो उसको स्लाइड पे रखकर तब देखते हैं। रिकॉर्ड कितने प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रशासनिक रिकॉर्ड होता है और एक शैक्षणिक रिकॉर्ड होता है। अगला क्वेश्चन है कि विशेष स्कूलों में एक अध्यापक कितने बच्चों को पढ़ाता है। तो अत्यल्प जो होते हैं तो उनमें एक जो शिक्षक होता है वो 10 बच्चों को पढ़ाता है। अल्प में एक अध्यापक 7 बच्चों को, गंभीर में एक अध्यापक 2 या 3 बच्चों को और अति गंभीर में एक शिक्षक मात्र 2 बच्चों को। तो ये आप अनुपात देख सकते हैं, यहाँ पर सभी के अनुपात दिए गए हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन जो था ये आपके 53 क्वेश्चन थे। इसमें कुछ क्वेश्चन जो आपके थे वो रिपीट भी किए गए थे। तो आप लोग ये सभी क्वेश्चन एक बार ज़रूर पूरा वीडियो वॉच करके एक एक क्वेश्चन का आंसर जानेंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके थ्योरी पेपर के साथ साथ DSSB के BSPRT अन्य कोई भी स्पेशल एजुकेटर का एग्ज़ाम हो सब में लगभग पूछे जाते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन आपसे रहने ना पाए, और टीएलएम क्या होता है, उसकी यूज क्या है, और फिर ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से कैसे हम सीख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। और आप लोगों के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों में से हैं जो आपको आगे चलकर बेहद जानना ज़रूरी भी रहेगा, और इसके साथ साथ आपको काफ़ी काम आने वाले भी हैं। आप लोगों ने जो पहला वीडियो देखा वन लाइनर का, उसमें आप लोगों ने देखा है कि एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है, और आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत प्यार भी दिया है, और काफ़ी संख्या में, जो कि मुझे उम्मीद नहीं थी, आप लोगों ने उस वीडियो को वॉच किया है। तो इस वीडियो को भी वॉच करिएगा। जहाँ कहीं नहीं समझ में आएगा आप लोग ज़रूर पूछिएगा, कमेंट करिएगा, कमेंट का आंसर भी किया जाएगा, उसके साथ वीडियो में भी वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो वीडियो अच्छी लगे आप लोगों को तो अपने साथियों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी लाभ प्राप्त हो सके, और इसके साथ साथ लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप वीडियो वॉच करते हैं और कमेंट करते हैं तो थोड़ा सा मुझे भी मोटिव मिलता है कि मैं और भी वीडियो बनाऊं और आप लोगों के समक्ष वीडियो उपलब्ध करा सकूं, ताकि आप लोग अच्छे से उस वीडियो का अध्ययन कर सकें। तो चलिए, तब तक जब तक वीडियो नेक्स्ट नहीं आ रहा तब तक आप इस वीडियो को वॉच करते रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।